देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है अमीन और गुलाम। फारस में एक भयानक जगह है जिसे मृत्यु के दूत की घाटी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार भगवान के क्रोध के उस भयानक मंत्री के पृथ्वी पर विश्राम स्थल और उसके पसंदीदा निवास स्थान है। वह गूलों भयानक प्राणियों से घिरा हुआ है जो जब जीवन छीन लेते हैं तो शवों को खाते हैं। इन राक्षसों का प्राकृतिक आकार भयानक है, लेकिन वे जानवरों जैसे गाय या ऊंट या जो कुछ भी वे चुनते हैं को मान सकते हैं, जो अक्सर पुरुषों को उनके रिश्तेदार या दोस्त के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर वे न केवल अपना आकार बदलते हैं, बल्कि उनकी आवाज भी बदल जाती है। इन भयानक बीहड़ों के बीच अक्सर सुनी जाने वाली भयावह चीखें और चीखें सबसे नरम और सबसे मधुर स्वरों में बदल दी गई है। असावधान यात्री दोस्तों की शक्ल से मोहित हो जाते हैं या रूप से मोहित हो जाते हैं और इन राक्षसों के संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपने रास्ते से बहक जाते हैं और हर विलासिता पर कुछ घंटों तक दावत करने के बाद विनाश के लिए भेज दिए जाते हैं। पैगंबर के जन्म के बाद से इन गुलामों की संख्या बहुत कम हो गई है और उनके पास उन लोगों को चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है जो विश्वास की ईमानदारी से उनका नाम उच्चारण करते हैं। ये जीव अलौकिक दुनिया के सबसे निचले स्तर के हैं और डरपोक होने के अलावा बेहद मूर्ख है और परिणामस्वरूप अक्सर धूर्त लोगों द्वारा उन पर थोपे जाते हैं। इस्फहान के मूल निवासी हालांकि बहादुर नहीं हैं, पृथ्वी पर सबसे चालाक और तीव्र लोग हैं और अक्सर साहस की कमी को अपने संबोधन से पूरा करते हैं। उस शहर के एक निवासी को एक बार रात में अकेले इस भयानक घाटी से होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और साहसिक कार्यों का शौकीन था, और हालांकि कोई शेर नहीं था, उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था, जिसने उसे सैकड़ों खरोचों और खतरों से गुजरा था जो आपके वीरतापूर्ण व्यक्ति को शर्मिंदा या नष्ट कर देते थे। इस आदमी, जिसका नाम अमीन बेग था, ने मौत के दूत की घाटी के गुलामों की कई कहानियां सुनी थी और सोचा था कि शायद वह किसी से मिल सकता है। उसने अपनी जेब में एक अंडा और एक डला नमक डालकर तदनुसार तैयारी की। वह चट्टानों के बीच बहुत दूर नहीं गया था जब उसने एक आवाज सुनी, होलोआ, अमीन बेग इस्फहानी, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम स्वयं को खो दोगे, इस तरफ आइए। मैं आपका मित्र केरीम बेग हूँ, मैं तुम्हारे पिता बूढ़े केरबेला बेग और उस गली को जानता हूँ जहाँ तुम पैदा हुए थे। अमीन अच्छी तरह से जानता था कि गुलामों में अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति का रूप धारण करने की शक्ति होती है, और वह वंशावली बनाने के उनके कौशल को भी जानता था और शहरों और परिवारों के बारे में उनके ज्ञान को भी जानता था। इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था कि यह उन प्राणियों में से एक था जो उसे विनाश की ओर आकर्षित कर रहा था। हालांकि उसने उसका सामना करने का निश्चय किया और उससे बचने के लिए अपनी कला पर भरोसा किया। रुको मेरे दोस्त, जब तक मैं तुम्हारे पास न आ जाऊं, उसका जवाब था। जब अमीन गुलाम के करीब आया तो उसने कहा, तुम मेरे दोस्त केरीम नहीं हो, तुम एक झूठ बोलने वाले राक्षस हो, लेकिन तुम वही प्राणी हो जिससे मैं मिलना चाहता था। मैंने प्राकृतिक दुनिया में मौजूद सभी मनुष्यों और सभी जानवरों के खिलाफ अपनी ताकत की कोशिश की है, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मेरे बराबर हो। इसलिए मैं इस घाटी में एक गूल से मिलने की आशा में आया हूँ, ताकि मैं उस पर अपनी शक्ति साबित कर सकूं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर चकित होकर गुलाम ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, आदम के बेटे, तुम इतने मजबूत नहीं दिखते। अमीन ने कहा, दिखावे धोखेबाज हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ताकत का सबूत दूंगा।
वहां उसने एक नाले से एक पत्थर उठाते हुए कहा, इसमें एक तरल पदार्थ है। यदि तुम इसे इतना निचोड़ सको कि यह बाहर निकल जाए तो प्रयास करो। घूल ने पत्थर ले लिया, लेकिन थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसने यह कहते हुए उसे लौटा दिया, यह असंभव है। बहुत आसान है, इस्फहानी ने पत्थर लेते हुए और उस हाथ में रखते हुए कहा जिसमें उसने पहले अंडा डाला था। वहां देखो। और चकित गुलाम, जब उसने सुना कि उसने पत्थर तोड़ने के लिए क्या किया, तो उसने देखा कि अमीन की उंगलियों के बीच से तरल बह रहा है, और यह स्पष्ट रूप से बिना किसी प्रयास के हुआ। अंधेरे की मदद से अमीन ने एक पत्थर जमीन पर रख दिया और एक गहरा रंग का दूसरा पत्थर उठा लिया। इसमें, उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूँ कि इसमें नमक है। यदि आप इसे अपनी उंगलियों के बीच तोड़ सके तो आप पाएंगे। लेकिन घूल ने इसे देखकर कबूल किया कि उसके पास इसके गुणों को खोजने के लिए न तो ज्ञान था और न ही इसे तोड़ने की ताकत थी। मुझे दे दो, उसके साथी ने अधीरता से कहा, और उसे नमक के टुकड़े के साथ उसी हाथ में रखकर उसने तुरंत उस टुकड़े को कुचलकर घूल को दे दिया, जिसने इसे पाउडर में बदल गया देखकर इसका स्वाद चखा और इस अद्भुत के कौशल और ताकत पर मूर्खतापूर्ण आश्चर्य में रह गया। आदमी नहीं, वह इस बात से घबराया हुआ था कि कहीं उसकी ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ न हो जाए, और उसने जानवर का रूप लेने में कोई सुरक्षा नहीं देखी, क्योंकि अमीन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने ऐसा कोई अनुचित व्यवहार शुरू किया तो वह तुरंत उसे मार डालेगा, क्योंकि घुल भले ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन अमर नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उसने सोचा कि उसकी सबसे अच्छी योजना अपने नए साथी की मित्रता को तब तक बनाए रखना है जब तक कि उसे उसे नष्ट करने का अवसर न मिल जाए। सबसे अद्भुत आदमी, उन्होंने कहा, क्या आप अपनी उपस्थिति से मेरे निवास का सम्मान करेंगे? यह बिल्कुल हाथ में है। वहां तुम्हें हर प्रकार की ताजगी मिलेगी, और एक आरामदायक रात्रि विश्राम के बाद आप अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दोस्त घोल, तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने में, लेकिन मुझे याद रखें, मैं सबसे पहले बहुत भावुक हूँ, और मुझे किसी भी अभिव्यक्ति से उत्तेजित नहीं होना चाहिए जो कि थोड़ा भी अपमानजनक हो, और दूसरे में, मैं प्रवेश से भरा हुआ हूँ और आपके डिजाइनों को उतनी ही स्पष्टता से देख सकता हूँ जितना मैंने उस कठोर पत्थर में देखा था जिसमें मैंने नमक की खोज की थी। इसलिए सावधान रहें कि आप किसी भी दुष्ट का मनोरंजन न करें, अन्यथा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। गुलाम ने घोषणा की कि उसके मेहमान के कान को किसी भी अभिव्यक्ति से पीड़ा होनी चाहिए जिसे सुनना उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है, और उसने अपने स्वामी, मृत्यु के दूत, के सिर से शपथ ली कि वह ईमानदारी से आतिथ्य और मित्रता के अधिकारों का सम्मान करेगा। इस प्रकार संतुष्ट होकर अमीन ने कई टेढ़े-मेढ़े रास्तों, उबड़-खाबड़ चट्टानों और गहरे खड्डों से होते हुए गुलाम का पीछा किया, जब तक कि वे एक बड़ी गुफा तक नहीं पहुंच गए जहां हल्की रोशनी थी। यहाँ, घूल ने कहा, मैं रहता हूँ, और यहाँ मेरे दोस्त को जलपान और विश्राम के लिए वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है। यह कहते हुए वह उसे विभिन्न अपार्टमेंटों में ले गया, जिनमें हर प्रजाति का अनाज और हर तरह का माल जमा था, जो उन यात्रियों से लूटा गया था जो इस मांद में बहक गए थे, और जिनके भाग्य के बारे में अमीन को हड्डियों से बहुत अच्छी तरह से पता था। वह कभी-कभी लड़खड़ा जाता था, और कुछ आधे अधूरे शवों से उत्पन्न सड़ी हुई गंध से मुझे आशा है कि यह आपके रात्रि भोज के लिए पर्याप्त होगा। घोल ने चावल का एक बड़ा बैग उठाते हुए कहा, तुम्हारे पराक्रमी व्यक्ति में सहनीय भूख होनी चाहिए। सच है, अमीन ने कहा, लेकिन मैंने अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले एक भेड़ और उतना ही चावल खाया जितना तुम्हारे पास है। इसलिए मैं भूखा नहीं हूँ,
लेकिन थोड़ा ले लूंगा ताकि आपके आतिथ्य को ठेस न पहुंचे। राक्षस ने कहा, मुझे इसे तुम्हारे लिए उबालना होगा। आप अनाज और मांस को कच्चा नहीं खाते, जैसा कि हम खाते हैं। यहाँ एक केतली है। उसने लूटी हुई संपत्ति के बीच पड़ी एक केतली को उठाते हुए कहा। 6 बैलों की खाल से बने एक थैले की ओर इशारा करते हुए, मैं जाऊंगा और आग के लिए लकड़ी ले आऊंगा, तुम उससे पानी ले आओ। अमीन ने तब तक इंतजार किया जब तक उसने अपने मेजबान को लकड़ी के लिए गुफा से बाहर निकलते नहीं देखा, और फिर बड़ी मुश्किल से उसने विशाल बैग को एक अंधेरी धारा के किनारे पर खींच लिया, जो गुफा के दूसरे छोर पर चट्टानों से निकलती थी, और दिखाई देने के बाद कुछ गज की दूरी के लिए भूमिगत गायब हो गया। मैं कैसे रोकूं? अमीन ने सोचा, अपनी कमजोरी का पता चलने से कैसे रोकूं? खाली होने पर यह बैग मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पाना था। जब यह भर जाएगा तो इसे ले जाने के लिए 20 मजबूत लोगों की आवश्यकता होगी। मैं क्या करूंगा? मैं निश्चित रूप से इस नरभक्षी घूल द्वारा खा लिया जाऊंगा, जिसे अब केवल मेरी महान शक्ति के प्रभाव से ही व्यवस्थित रखा गया है। कुछ मिनटों के विचार के बाद इस्फहानी ने एक योजना के बारे में सोचा और धारा से उस स्थान की ओर एक छोटा सा चैनल खोदना शुरू कर दिया जहां उसका रात का खाना तैयार किया जा रहा था। आप क्या कर रहे हो? जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, घूल चिल्लाया, मैंने तुम्हें थोड़े से चावल उबालने के लिए पानी लाने के लिए भेजा था और तुम्हें इसमें 1 घंटा लग गया। क्या तुम थैला भरकर नहीं ला सकते? निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ, अमीन ने कहा। अगर मैं आपकी सारी दयालुता के बाद भी संतुष्ट होता, केवल पाश्विक ताकत के करतबों से अपना आभार प्रकट करने के लिए, अगर आपके पास इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा बैग होता तो मैं आपकी धारा को उठा सकता था। लेकिन यहाँ, उन्होंने कहा, उस चैनल की ओर इशारा करते हुए जिसे उन्होंने शुरू किया था, यहाँ एक काम की शुरुआत है जिसमें एक आदमी के दिमाग को उसके शरीर के श्रम को कम करने के लिए नियोजित किया जाता है। यह नहर, चाहे जितनी छोटी लगे, एक जलधारा को गुफा के दूसरे छोर तक ले जाएगी, जिसमें मैं एक बांध बनाऊंगा जिसे आप अपनी इच्छानुसार खोल और बंद कर सकेंगे, और इस तरह पानी लाने में होने वाली असीमित परेशानी से बच सकेंगे। लेकिन प्रार्थना करो कि जब तक यह पूरा न हो जाए मुझे अकेला रहने दो। और उसने खुदाई शुरू कर दी। बकवास, घूल ने थैला पकड़कर उसे भरते हुए कहा, मैं पानी आप ही ले आऊंगा, और मैं तुझे विनती करता हूँ कि तू अपनी नहर छोड़कर, जैसा तू कहे, मेरे पीछे हो ले, कि तू अपना भोजन करके सो जाए। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम यह बढ़िया काम कल सुबह पूरा कर सकते हो। अमीन ने इस बच निकलने पर खुद को बधाई दी और अपने मेजबान की सलाह लेने में देर नहीं की। तैयार किए गए रात्रि भोज को दिल से खाने के बाद वह सबसे अमीर कंबल और तकिए से बने बिस्तर पर आराम करने चला गया, जो लूटे गए सामानों के भंडार कक्षों में से एक से लिया गया था। घूल, जिसका बिस्तर भी गुफा में था, जैसे ही सोया, गहरी नींद में सो गया। अमीन के मन की चिंता ने उसे अपने उदाहरण का अनुसरण करने से रोक दिया। वह धीरे से उठा और अपने बिस्तर के बीच में एक लंबा तकिया रखकर, ऐसा प्रतीत करने के लिए कि वह अभी भी वहीं था, वह गुलाल की कार्यवाही देखने के लिए गुफा में एक गुप्त स्थान पर चला गया। वह दिन के उजाले से थोड़ी देर पहले उठा और उठकर, बिना कोई शोर किए, अमीन के बिस्तर की ओर चला गया, जहां थोड़ी सी भी हलचल न देखकर वह संतुष्ट हो गया कि उसका मेहमान गहरी नींद में था। इसलिए उसने अपनी एक छड़ी उठाई, जिसका आकार एक पेड़ के तने जैसा था, और उसने अमीन के सिर पर एक भयानक प्रहार किया, जिसे वह समझ रहा था। वह करा न सुनकर मुस्कुराया, यह सोचकर कि उसने उसे जीवन से वंचित कर दिया है, लेकिन अपना काम सुनिश्चित करने के लिए उसने 7 बार दोहराया। फिर वह आराम करने के लिए लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को सोने के लिए व्यवस्थित किया था,
जब अमीन, जो बिस्तर में घुस गया था, ने अपना सिर कपड़ों के ऊपर उठाया और कहा, दोस्त गुलाम, यह कौन सा कीट हो सकता है जिसने मुझे अपनी थपथपाहट से परेशान कर दिया है? मैंने कंबल पर उसके छोटे छोटे पंखों की फड़फड़ाहट को 7 बार गिना। ये कीड़े मकोड़े बहुत परेशान करने वाले होते हैं। हालांकि वे किसी आदमी को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसके आराम में खलल डालते हैं। अमीन को बोलते हुए सुनकर गुलाम की निराशा बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब उसने अमीन को 7 वारों का वर्णन करते हुए सुना, जिनमें से कोई भी एक हाथी को मार सकता था, एक कीट के पंख के साथ फड़फड़ाहट के रूप में, तो वह बहुत अधिक भयभीत हो गया। उसने सोचा, इतने अद्भुत आदमी के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, और वह जल्द ही उठा और इस्फानी को अपना एकमात्र स्वामी छोड़कर गुफा से भाग गया। जब अमीन ने पाया कि उसका मेजबान चला गया है, तो उसे कारण का अनुमान लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने तुरंत उन खजानों का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया जिनसे वह घिरा हुआ था, और उन्हें अपने घर तक ले जाने के साधन जुटाने लगा। गुफा की सामग्री की जांच करने और खुद को माचिस की तीली से लैस करने के बाद, जो किसी गुल के शिकार का था, वह सड़क का सर्वेक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने घूल को हाथ में एक बड़ी छड़ी और एक लोमड़ी के साथ लौटते देखा। चालाक जानवर के बारे में अमीन के ज्ञान से उसे तुरंत संदेह हो गया कि इसने उसके दुश्मन को धोखा दिया है, लेकिन उसकी सूझबूझ ने उसे नहीं छोड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अपनी माचिस की तीली से एक गेंद उस पर निशाना साधते हुए, और उसके सिर में गोली मार दी। यह ले लो, क्योंकि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो, उन्होंने कहा। उस जानवर ने मुझसे 7 गुलाम लाने का वादा किया था, ताकि मैं उन्हें जंजीरों से बांध सकूं और इस्फहान तक ले जा सकूं, और यहाँ वह केवल तुम्हें लाया है, जो पहले से ही मेरे गुलाम है। इतना कहकर वह घूल की ओर बढ़ा, लेकिन बाद वाला पहले ही उड़ान भर चुका था और अपने क्लब की सहायता से चट्टानों पर इतनी तेजी से घिरा कि वह जल्द ही दृष्टि से बाहर हो गया। अमीन ने गुफा से सड़क तक के रास्ते को अच्छी तरह से चिह्नित कर लिया, निकटतम शहर में गया और अपनी अर्जित संपत्ति को हटाने के लिए ऊंटों और खच्चरों को किराए पर लिया। अपने माल को साबित करने के लिए जीवित बचे सभी लोगों को मुआवजा देने के बाद वह लावारिस से धनवान व्यक्ति बन गया। यह सब उस बुद्धि और कला के कारण था जिसने कभी भी पाश्विक ताकत और साहस पर विजय प्राप्त की थी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।